हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। बच्चों, आप सभी के रिक्वेस्ट पर आज मैं इस वीडियो में आप सभी को एलन मेजर टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन बताऊंगा। होपफुली ये टेस्ट सॉल्यूशन, ये वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके प्रॉब्लम यहाँ से रिजॉल्व होंगे। ओके बच्चों, तो बिना लेट किए हुए हम लोग कंटिन्यू करते हैं बेटा। यहाँ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ मेजर टेस्ट का पहला सवाल कुछ ऐसे आया हुआ है। करें फॉर ये गिवन इलेक्ट्रिक वोल्टेज सिग्नल डीसी वैल्यू। डीसी वैल्यू का मतलब बेटा इसका एवरेज वैल्यू होगा। यहाँ पर अगर हमें डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू इसका निकालना है तो हमें इसको निकालने के लिए पूरा प्रोसेस तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू आई डीसी, इसी को आई एवरेज भी यहाँ बोला जा सकता है। एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो भी वोल्टेज का सिग्नल है इसको टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से कैपिटल टी का हम लोग रेंज लेंगे। यहाँ पर बच्चों दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई जीरो टू कैपिटल टी का रेंज लेकर हम इसको फिर यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ से एवरेज वैल्यू निकल के आएगी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू इसकी निकल के आएगी उसको अगर लेवल बनाए, उसको अगर लेवल वाइज में दिखाऊं तो कुछ इस तरह से ये लेवल हमको दिखेगा बच्चों। कुछ इस तरह से ये लेवल हम लोगों को दिखेगा, देखें ऐसे कुछ, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा सॉल्व करेंगे। जैसे आपने एसी अगर कभी पढ़ा हो तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज निकालते हैं, आता है 2v0 डिवाइडेड बाई पाई। सिमिलरली यहाँ पर बच्चों हम अगर इस साइकिल के लिए निकालें, देखो इस सिग्नल में इतने को हम 1 साइकिल बोलेंगे। ध्यान दीजिए, 1 साइकिल का डेफिनेशन ये होता है कि जितन अगर सेम फेज रिपीट हो जाए तो उसको 1 साइकिल बोलते हैं। जिस फेज में ये पॉइंट है उसी फेज में ये पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जीरो से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा पॉजिटिव में, ये भी जीरो से आगे बढ़ने, तो इतने को हम यहाँ पर 1 साइकिल बोलेंगे। इसको हाफ साइकिल नहीं समझा जाएगा। एसी में अगर एक निगेटिव में जाता तो ये हाफ साइकिल होता, बट ये फुल साइकिल है। तो एवरेज क्योंकि एसी में निकालना हम लोग सीख चुके हैं तो वही चीज यहाँ के लिए कॉपी होगा बच्चों। यहाँ पर इसको हम लोग निकालेंगे, हो जाएगा 2v0 डिवाइडेड बाई पाई। यहाँ 2v0, देखिए सवाल के अंदर v0 हमको गिवन है, यह है 6.28 डिवाइडेड बाई पाई के जगह पर 3.14। डेटा बड़ा अच्छा दिया है, यहाँ से कैंसिल हो गया बच्चों। यहाँ पर आ गया 4 वोल्ट, इसका आंसर होगा 4 वोल्ट, यानी ऑप्शन होगा 3। ठीक है, देखो ऑलरेडी आपने एसी में सीखा है कि हाफ साइकिल का अगर एवरेज निकाला जाए, उसी को डीसी इक्विवेलेंट वैल्यू भी बोलोगे तो आता है करंट के लिए 2i0 बाई पाई और वोल्टेज के लिए बच्चों आता है 2v0 बाई पाई। यहाँ पर अगर हम एवरेज निकालने की बात करें तो यहाँ एक साइकिल के लिए निकालेंगे, इसको इस समय हम 1 साइकिल बोलेंगे, हाफ साइकिल नहीं है। अगर बच्चों ये वाला सिग्नल होता, ये वाला, तो इतने पार्ट को हम कहते हैं हाफ साइकिल, क्योंकि यहाँ पर सेम फेज जाके आगे फिर यहाँ पे रिपीट होता। लेकिन अगर ये यहीं पे घूम गया है तो यहाँ पर इतने को 1 साइकिल बोलेंगे। 1 साइकिल का एवरेज निकाल लिया, कुछ इतना आ गया। और अगर सिमिलर साइकिल बहुत सारे हो, यहाँ पर सिमिलर मैनर में बहुत सारे यहाँ पर साइकिल हो, बहुत सारे यहाँ पर इस तरह से सिग्नल्स बने हो, तो ओवरऑल एवरेज निकालोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हो गया ऑप्शन 3। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमारा अगला सवाल है बेटा, ये यहाँ पे डायोड से है, सेमीकंडक्टर से। कहा गया करंट फ्लोइंग इन ईच सर्किट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो पहले सर्किट को देखो बच्चों, अगर आपको ये दिख रहा हो तो यहाँ पे ध्यान से देखने पर बिल्कुल सटीक दिख रहा है कि ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, यहाँ का पी वाला पार्ट पॉजिटिव से, पी वाला पार्ट पॉजिटिव से, और यहाँ पर n वाला पार्ट निगेटिव से, यहाँ का भी n वाला पार्ट निगेटिव से। तो बच्चों ये भी फॉरवर्ड बायसिंग में आ गया और ये भी फॉरवर्ड बायसिंग में आ गया। फॉरवर्ड बायसिंग में आते ही डायोड ऑन हो जाता है।
अगर आइडियल डायोड है तो उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यहाँ पर इसको शॉर्ट सर्किट अगर कर देंगे तो इस ब्रांच में 4 ओम और इस ब्रांच में भी 4 ओम, 4 ओम का पैरेलल 2 ओम आ जाएगा। और यहाँ के लिए जो करंट हमारा फ्लो होगा I1 की वैल्यू बेटा हमारे पास हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ के लिए कितना आ गया, यहाँ के लिए आ गया बच्चों 4 एम्पियर। ठीक है, 4 एम्पियर मतलब ये ऑप्शन गया और ये भी गया, यहाँ एक ही बच रहा है, टिक करके निकल लीजिए अगर एग्जाम में है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में है। अच्छा, दूसरा भी अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव से इसका निगेटिव जुड़ा है, निगेटिव से इसका पॉजिटिव जुड़ा है, तो ये रिवर्स बायसिंग में होगा। और वहीं पर उसी समय इसको देखें तो पॉजिटिव से ये देखिए और निगेटिव से इधर जुड़ा हुआ है, तो बच्चों ये हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाएगा। ये डायोड हमारा ऑन हो गया और ये ऑफ हो जाएगा, मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा और ये क्लोज सर्किट अगर आइडियल है तो। ऐसे केस में बच्चों यहाँ पर करंट के फ्लो होने का मात्र एक रास्ता बचेगा, वो करंट इस तरह से इस ब्रांच में होता हुआ ऐसे निकल जाएगा, यानी ये रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं हुआ। अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका रहेगा वो केवल और केवल 4 ओम रहेगा। 4 ओम अगर है तो ये जो करंट यहाँ सपोज I2 फ्लो हुआ है, इस I2 की वैल्यू बच्चों हमारे पास हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस जो कि 4 है, यानी आ जाएगा 2 एम्पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन तो ऑलरेडी टिक हो चुका है, इसका करेक्ट चॉइस होगा बच्चों 4 एम्पियर एंड अगले सर्किट के लिए 2 एम्पियर मींस ऑप्शन 3। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल देखें, कहा गया इन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, फिर से पढ़ लेते हैं, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देम। बेटा फ्यूजन का मतलब होता है एक बड़े न्यूक्लियस का, भारी न्यूक्लियस का, हेवी न्यूक्लियस का दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई में ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना। ये तभी होगा जब न्यूक्लियस कमजोर पड़ जाएगा। कमजोर पड़ने का मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच में बच्चों एक जनरल सा एक ग्राफ बनाएं, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ बनाएं, तो कहानी कुछ ऐसे होगी कि बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, और यहाँ पर ये हमारे पास मास नंबर है। मास नंबर के साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो बच्चों ग्राफ जाता है वो समव्हाट लाइक दिस, ऐसे कुछ जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा आयरन के लिए मैक्सिमम होता है, देन उसके बाद जब ज्यादा मास नंबर में हम जाते हैं, ऐसे न्यूक्लियाई की बात करें जिसका मास नंबर ज्यादा होने लगे, तो मास नंबर बहुत ज्यादा होने पर आप क्या देख रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो यहाँ के अंदर है वो कम होने लग जाता है, और कम होने के नाते क्या है, वो न्यूक्लियस कमजोर होने लग जाता है, और ऐसे केस में वो न्यूक्लियस दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन होने का रीजन यही है, न्यूक्लियस का कमजोर पड़ जाना। कमजोर पड़ जाने का मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम हो जानी। हेवी मास नंबर, ज्यादा मास नंबर होने पर, हाई मास नंबर होने पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफी कमजोर पड़ने लग जाता है, और ऐसा हेवी न्यूक्लियस कई सारे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है, दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ऑप्शन में पूछा कौन सा सही है, पहला करा डिक्रीज विथ मास नंबर, फ्यूजन का कारण पूछा है, करा डिक्रीज विथ मास नंबर एट लो मास नंबर। लो मास नंबर पर यहाँ पर डिक्रीज विथ मास नंबर एट लो मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देखिए वहां लिखा सेंटेंस में, यहां से मिला के पढ़िए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बेटा यहां के अंदर लिख रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देम, पहला ऑप्शन है डिक्रीज करने के लिए बोला है, पहला ऑप्शन डिक्रीजेज विथ मास नंबर एट लो मास नंबर, लो मास नंबर पर डिक्रीज होता है। बेटा जो छोटा न्यूक्लियस होता है उसको ब्रेक होने की टेंडेंसी कम होती है, तो ये नहीं मानेंगे। इंक्रीज विथ मास नंबर एट लो मास नंबर, यहाँ पर बच्चों नहीं, इंक्रीज भी तो नहीं हो रहा, डिक्रीज विथ मास नंबर एट हाई मास नंबर, रीजन ये है थर्ड वाला। हाई मास नंबर पे जब हम जाएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगा, ऐसा हेवी न्यूक्लियस यहाँ कई सारे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है, लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है।
मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन 3। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है इन ये फ्यूजन रिएक्शन, एक फ्यूजन रिएक्शन दिया है बेटा, जिसमें कि लिखा हुआ 92 यूरेनियम 236। दिस इज डिवाइडेड इनटू टू न्यूक्लियाई X एंड Y. X have mass number 117 and Y is also have mass number 117, और साथ में दो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, ये अलग अलग दिखा है, दो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। कहा गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ X एंड Y इज, X का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो दिया है बेटा वो 8.5 है, और यहाँ के लिए भी 8.5 ही है। X और Y दोनों के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 होगा, ऐसा सवाल करा। और यूरेनियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है 7.6। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सभी हैं। ठीक है बच्चों, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी बच्चों हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। आपको मैं बता दूं, अगर अकेला न्यूट्रॉन या अकेला प्रोटॉन हो तो इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 0 होता है। तो यहाँ के लिए न्यूट्रॉन जो हमारे हैं आइसोलेट होके अगर ऐसे आए हुए हैं, तो इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर हम अलग अलग भी चेक करेंगे 0 0 आ जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 0 और 0। अकेला न्यूट्रॉन हो अकेला प्रोटॉन हो बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी वो होती है जो न्यूक्लियन को बांधती है। अगर अकेला न्यूट्रॉन अकेला प्रोटॉन है तो ऐसे पर्टिकुलर केस में उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 0 होता है। यहां पर बच्चों सब लोग सीखो, क्या होगा कि अगर हमें कैलकुलेट करना कितनी टोटल एनर्जी यहाँ रिलीज हुई होगी, कितनी टोटल एनर्जी यहाँ लिबरेट हुई होगी, रिलीज हुई होगी, तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, ये होगा बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट साइड का यानी फाइनल माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी की टोटल वैल्यू इनिशियल कंडीशन में। क्या होगा बच्चों, इस तरह से इसका कैलकुलेशन होगा। तो सिंपल सा यहाँ सारे डेटा आपको दिए हैं, डेटा रखना है और सॉल्व करके रिजल्ट निकाल लेना है। देखें सब लोग, अगर मैं फाइनल केस में जाऊं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसके पास 8.5 है, तो यहां पर बच्चों मैं लिखूंगा 8.5 एक न्यूक्लियन के पर न्यूक्लियन इतना है, और उसमें न्यूक्लियन की संख्या कितनी है 117, इनटू कर देंगे 117। पहले प्रोडक्ट साइड का मैं लिखता हूं फाइनल वाला। अच्छा, अगले का भी उतना ही होगा, यहां पर इसके लिए भी 8.5 इंटू 117। ठीक है, बाकी इन दोनों का 0 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस रिएक्टेंट साइड का यहां पर देखिए जो इधर से है लेफ्ट साइड में इनिशियल वाला, माइनस आप बच्चों यहां पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी यूरेनियम के लिए है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सारे यूनिट्स हैं यहाँ, और यहाँ मल्टीप्लाइड बाय न्यूक्लियन की संख्या जो है 236। इसी को सॉल्व करके बच्चों रिजल्ट निकालना है। यहां पर आप रिजल्ट निकालोगे तो एग्जैक्ट डेटा मैच नहीं करेगा, 195 के अप्रॉक्स में आएगा तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो अप्रॉक्सीमेट ऑप्शन जो है उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। लगभग ऑप्शन के हिसाब से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर होगा बच्चों। इस तरह से ऑप्शन 3 यहां के लिए करेक्ट होगा। ठीक है, ओके बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला सवाल हमारा ये है, करा ये ड्यूट्रॉन इज एक्सीलरेटेड तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। एक ड्यूट्रॉन है 1H2 जो कि 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट किया गया है। टू हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द अल्फा पार्टिकल। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कर दिया जाए तो वहां डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू जो होती है h डिवाइडेड बाई p, और p के जगह पर स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ m इनटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के जगह पर होगा q इनटू v, ऐसे। ठीक है, ऐसे सब लोग देखो यहां पर बच्चों जो हमारे पास h है वो एक कांस्टेंट है, यहां कोई चेंज होना नहीं। इसी तरह से बेटा हम लोग आगे देखें, दो चीजों की बात किया, कहा रहा सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ हो, सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ दोनों के लिए कहा है, बाद में अल्फा का नाम लिया है, और उन्होंने कहा डी ब्रोगली वेवलेंथ को सेम कराना है। अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम होगा
तो ये बात पक्का है, डिनोमिनेटर भी दोनों के लिए सेम होगा। इसका मतलब यहाँ के अंदर डिनोमिनेटर सेम होने का मतलब स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ m इंटू क्यू इंटू वी दोनों के लिए सेम होगा। तो हमसे यही पूछा है कि अल्फा पार्टिकल के लिए भी अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ उतना ही रखा जाए, तो सर आप ये बताइए ऐसे पर्टिकुलर केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें अप्लाई करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, अगर लैम्डा को हमें सेम बनाना है, इसको उतना ही बनाए रखना है जितना कि ड्यूट्रॉन के लिए था, अल्फा के लिए हम चाह रहे हैं उतना ही रहे, तो ये जो डिनोमिनेटर है दोनों के लिए सेम होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ m इंटू क्यू इंटू वी पहले के लिए, यहां पर बच्चों ये ड्यूट्रॉन के लिए हो गया m1 q1 v1, दिस शुड बी सेम एज 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर दूसरे के लिए m2 q2 v2 ऐसे हो गया। मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट यहां से हटा सकते हैं, सिंपली हम स्क्वायर रूट अगर यहां से हटा देते हैं तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, m1 q1 v1 शुड बी सेम एज m2 q2 v2। ध्यान दीजिए हमें बच्चों v2 निकालना है, तो यहां से देखें m1 मींस मास ऑफ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन के लिए हम 2m यूज कर लेते हैं। चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन यहां पर बच्चों इसके ऊपर चार्ज जो होगा वो प्रोटॉन के बराबर होगा, तो यहां पर E हो गया। v1 की वैल्यू सवाल के अंदर कहा 100 वोल्ट, ठीक है। यहां पर m2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा प्रोटॉन के मास का, यहां के अंदर बच्चों 4m ऐसे हो गया। यहां पर Q2 के जगह पर हमारे पास हो जाएगा बच्चों अल्फा, अल्फा का मतलब यहां के अंदर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E, और V2 हमें पता करना है क्या होगा। देखो बच्चों बहुत सारी बातें यहां से कैंसिल हो जाएंगी, m और E कैंसिल हो गया, यहाँ 2 और 2 यहां से कैंसिल हो गया, और V2 की वैल्यू बच्चों हम देखें तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा बच्चों 25 वोल्ट, ठीक। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मींस क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो करेक्ट चॉइस आपको मिलेगा बच्चों वो 25 वोल्ट होगा, यानी ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन 1 को हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, this was the solution for the question number 5. Now let's enjoy question number next one. यहाँ हमारा अगला सवाल है बच्चों, कहा गया इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ आर एक्सीलरेटेड बाय ये वोल्टेज ऑफ 25 किलोवोल्ट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बेटा लाइट बीम की जगह इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस दे करके एक्सीलरेट कराते हैं। If the voltage increase to 225 किलोवोल्ट, 25 किलोवोल्ट से 225 किलोवोल्ट कर दिया गया, then डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन वुड बी। मेरे प्यारे बच्चों अभी इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया वहां से आपको ये बात पता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होगा अगर किसी चार्ज को किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कर दिया जाए तो बच्चों यहां पर कुछ इस तरह का फार्मूला बन के आता है। अब यहाँ जो Q है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट किया गया है, ऐसा कुछ। तो उन्होंने कहा है केवल वोल्टेज बढ़ाने की बात कही है, वोल्टेज अगर बढ़ाने की बात कही है बाकी चीजों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर V। और इस तरह से कंपैरिजन किया जाए तो λ2 बाई λ1, λ2 बाई यहाँ के अंदर बच्चों हो जाएगा λ1, देखिए इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर V2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर V1। यहां पर बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर V2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर V1। अब देखो λ2 डिवाइडेड बाय λ1 V2, उन्होंने कहा है पहले जो वोल्टेज था वो 25 किलो वोल्ट था, और अब जो वोल्टेज दिया गया वो बेटा 225 किलो वोल्ट दिया गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसको सॉल्व करने पर जो हमें आंसर मिलेगा देखते हैं। यहां पर ये 9 टाइम्स जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 9/1 हो गया, यानी स्क्वायर रूट के अंदर 9/1 का मतलब 3/1 हो गया, और इस तरह से λ2 की वैल्यू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ λ1, यानी जो हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा
वुड बिकम कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बिकम्स 1/3 हो जाएगा, बिकम्स हाफ हो जाएगा। यहां पर बच्चों ऐसे दिया है तो 1/3 हो जाएगा, यहां ऑप्शन 3 हो गया। ठीक है, ओके, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। हमारा अगला सवाल बेटा यहां के अंदर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दिस। बेटा किसी मेटल के सरफेस से, ये मेटल है मान लो कोई, इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कराना है, हम चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर तो एनर्जी देनी ही पड़ेगी। अगर उससे ज्यादा आपने दिया तो बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में बदल जाएगी। तो आपको पता है कि अगर कोई फोटॉन यहाँ ई एनर्जी लेकर आ रहा है तो इसका कुछ हिस्सा वर्क फंक्शन में खर्च हो जाना है, बाकी जो बचेगा वो के मैक्स के रूप में अपीयर होगा। वर्क फंक्शन मिनिमम खर्चा बचा है तो बचत मैक्सिमम है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ के अंदर इस तरह से सिचुएशन क्रिएट होगा। हम लोग यही कहेंगे कि भैया यहाँ जो ई है, फोटॉन की जो ऊर्जा, फोटॉन की जो एनर्जी है, उसका कुछ पार्ट वर्क फंक्शन में खर्च हुआ, बाकी यहाँ के मैक्स के रूप में अपीयर होगा। सवाल को एक बार पढ़ते हैं। वर्क फंक्शन उन्होंने दिया हुआ है कि सर 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और के मैक्स को हम लिखते हैं ई इंटू वी नॉट। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है तो के मैक्स की जगह पर हम लोग लिखते हैं ई इंटू वी नॉट, और वी नॉट की वैल्यू बेटा आपको दिया है 10.4 वोल्ट। इस तरह से ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड यहाँ के अंदर हो गया 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे प्यारे बच्चों, इतना आ जाएगा। अब देखें ध्यान से इतना इलेक्ट्रॉन। आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे कह रहा आइडेंटिफाई द एनर्जी लेवल करस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन in hydrogen atom which will result in emission of wavelength equal to that of incident radiation of the above photoelectric emission। सवाल कह रहा है कि यहां पर बच्चों फोटॉन की जो ऊर्जा, फोटॉन जो एनर्जी लेकर आया, इसका कोई वेवलेंथ रहा होगा। उसका कहना है कि यहां पर कहां से कहां हाइड्रोजन एटम के अंदर ट्रांजिशन हो इलेक्ट्रॉन का, कि वही वेवलेंथ वहां से निकले जो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कराने के लिए लगाया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, जो वेवलेंथ यहाँ यूज हुआ है वही वेवलेंथ यहाँ से भी निकले, मतलब यहाँ से जो एनर्जी निकला वही वेवलेंथ निकलने का मतलब वही उसी फोटॉन की एनर्जी निकलना। इसका मतलब ये दो लेवल अगर मैं ले लूं, हायर लेवल, सपोज ये हमारे पास E2 है और यहाँ पर बच्चों ये E1 है, तो हायर लेवल माइनस लोअर लेवल, ये जो एनर्जी का डिफरेंस यहां से निकलेगा ट्रांजिशन में, वो अगर इसके इक्विवेलेंट निकल रहा है तो ये भी हमारा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। अब जरा देखो, अगर हाइड्रोजन एटम में हम जाते हैं बेटा, तो पहले एनर्जी स्टेट में जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगले एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो -1.51 के आसपास आता है। यहां पर बच्चों इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं n इक्वल टू 1 ये हो गया, n इक्वल टू 2 हो गया, n इक्वल टू 3 हो गया। बच्चों यहां पर देखिए, अगर इन दोनों का डिफरेंस लेके देखो, लेवल नंबर 3 और लेवल नंबर 1, इन दोनों की एनर्जी का अंतर निकालो, तो एनर्जी का जो अंतर आएगा डेल्टा ई, यहां पर बच्चों ये आ जाएगा हायर -1.51 माइनस लोअर माइनस ऑफ 13.6, तो यहां पर बच्चों आ जाएगा 13.6 माइनस 1.51। इसको सॉल्व करोगे ना बेटा तो यही आएगा, लगभग यही आ जाएगा। यहां के अंदर बच्चों इसको सॉल्व करने पर लगभग वही एनर्जी लेवल 1.51 को आप 1.5 ही लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा, सॉल्व कम करना पड़ेगा और सटीक यहाँ रिजल्ट भी बैठेगा। यहां पर बच्चों ये हो जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली जो हमें मिल रहा है
12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब एनर्जी निकलेगा जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यानी इक्वल टू 3 से यानी इक्वल टू 1 में हो। यानी कि यहां पर जो यहां ट्रांजिशन हुआ होगा इलेक्ट्रॉन का, वो हुआ होगा हायर टू लोअर। हायर का मतलब ये जिसको मैंने V2 लिखा, ये n इक्वल टू 3 रहा होगा और ये बच्चों यहाँ के अंदर n इक्वल टू क्या रहा होगा 1, तभी इतनी एनर्जी निकलेगा और तभी यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा और तभी स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर 10.4 वोल्ट के बराबर यहाँ मेंटेन होगा। मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ 3 to 1 का ट्रांजिशन होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन 1। ओके, ठीक है। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वैल्यू ऑफ के मैक्स इज इक्वल टू के नॉट। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में के मैक्स की वैल्यू के नॉट के बराबर दिया है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया गया तो के मैक्स की वैल्यू 3 के नॉट हो गया, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3 गुना हो गया। और कहा गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 3 टाइम्स, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी 3 गुनी कर दी जाए तो फर्स्ट वैल्यू की तुलना में, देन कैलकुलेट के मैक्स। अब के मैक्स की वैल्यू क्या होगी, तो देखो बेटा, अगर न्यू एनर्जी का फोटॉन आके मेटल के सतह पे गिरा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, के मैक्स इसके पास एनर्जी होगी, कुछ खर्चा बर्चा हुआ होगा जिसको वर्क फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ इक्वेशन जो हमारा फिट होता है वो ऐसे होता है, एच न्यू फोटॉन की एनर्जी, ये बच्चों हमारे पास होता वर्क फंक्शन प्लस आप यहाँ के अंदर होता के मैक्स। के मैक्स के बारे में उन्होंने पूछा है, के मैक्स हमारे पास बच्चों यहाँ के अंदर हो जाएगा के मैक्स की वैल्यू डब्ल्यू, माफ करेगा, यहाँ के अंदर के मैक्स की वैल्यू एच न्यू माइनस आप हो जाएगा डब्ल्यू, ऐसे कर ले तो थोड़ा इजी रहेगा। अब अभी शुरुआत में जब किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटॉन इंसिडेंट हुआ होगा तो उस समय के मैक्स की वैल्यू उन्होंने बताया के नॉट है। सपोज करिए उस समय फ्रीक्वेंसी न्यू था, वर्क फंक्शन जो था वो तो रहेगा ही। दूसरे केस में उन्होंने बताया है कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन डबल कर दिया जाता है, ठीक है, तो के मैक्स की वैल्यू 3 के नॉट हो जाता है। के मैक्स के जगह बच्चों 3 के नॉट हो गया। कब? जब फ्रीक्वेंसी को न्यू की बजाय 2 न्यू कर दिया गया। 2 न्यू करेंगे तो यहां पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2h न्यू माइनस आप यहां के अंदर हो गया W। ठीक है बेटा, अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके W की वैल्यू निकाल लूं तो आगे के मैक्स अगले केस में जो कह रहा है कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। तो अगर हमें W की वैल्यू निकालनी है बेटा तो एक काम करते हैं, ये इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2। W की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके और यहां पर हम इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे W यहाँ के अंदर बच्चों माइनस करेंगे तो 2h न्यू और माइनस 2h न्यू ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 2 के नॉट माइनस के नॉट, तो यहाँ पे अंदर बच्चों माइनस 3 के नॉट माइनस के नॉट आ गया और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2W प्लस W, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा यहाँ के अंदर माइनस ऑफ W। ठीक है, इस तरह से W यानी वर्क फंक्शन की वैल्यू के नॉट के बराबर हो गया। लास्ट में उन्होंने पूछा है इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 3 टाइम्स, डबल की बजाय ट्रिपल कर दिया जाए तो जो हमारे पास यहाँ के मैक्स होगा वो कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो, इस बार जो हमारे पास एच न्यू है, ऐसे देखें ये जो इक्वेशन निकल के आया है, के मैक्स क्या होगा हमसे पूछा है, ये होगा एच न्यू, न्यू के जगह पर 3 न्यू हो गया इस बार और माइनस आप यहाँ के अंदर W होगा। ध्यान दीजिए यहां पर बच्चों ये हमारे पास हो गया एच न्यू के जगह पर हो गया 3h न्यू माइनस ऑफ W और W के जगह पर यहां पर हमारे पास बच्चों कितना है के नॉट। ये देखें W इक्वल टू के नॉट आ गए। के मैक्स हमें पता करना कि भैया के मैक्स की वैल्यू अब क्या होगी, तो आप ध्यान से देखो यहां पर अभी अभी हम लोगों ने पता किया है कि W इक्वल टू के नॉट। अगर मैं किसी एक इक्वेशन में रख दूं, सपोज पहले इक्वेशन में रख दूं, तो यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास बचेगा के नॉट इक्वल टू एच न्यू
और W के जगह पर भी K नॉट रख दिया तो एच न्यू की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 2 K नॉट के बराबर होगी। अब एच न्यू के जगह पर हम 2 K नॉट रख देते हैं तो 3 इंटू 2 K नॉट माइनस ऑफ K नॉट, बेटा 6 K नॉट माइनस K नॉट, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ K नॉट। तो इस बार जो K मैक्स होगा वो 5 टाइम्स ऑफ K नॉट के बराबर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन इसका आ जाएगा 3। ठीक, ओके बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन बच्चों यहां के अंदर आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है लेट एन आर एंड एन बी be respectively number of photons and photons emitted and the red bulb by a red bulb and blue bulb। दो बल्ब हैं बेटा, रेड बल्ब के द्वारा जो यहाँ पर फोटान निकाला जा रहा है उनकी संख्या बताया है एन आर, और जो यहाँ पर ब्लू बल्ब के द्वारा ब्लू लाइट वो निकाल रहा होगा बेसिकली, जो नंबर ऑफ फोटान्स वहां से इमिट हो रहे हैं उसको बताया एन बी। इनफैक्ट नंबर ऑफ फोटान किसी पर्टिकुलर टाइम की बात हुई होगी। हमसे कहा गया है कि बताइए यहाँ पर अगर इक्वल पावर दोनों का हो तो यहाँ पर क्या बात सही होगा। बच्चों फोटान निकल रहा बल्ब की पावर अगर हम आउटपुट पावर चेक करें तो होगा टोटल एनर्जी इमिटेड, एक फोटान की एनर्जी सपोज करिए एच न्यू है, तो यहाँ टोटल फोटान इमिटेड डिवाइडेड बाई एक फोटान की एनर्जी बेटा एच न्यू है, नंबर ऑफ फोटान जो इमिट हुए सपोज यहाँ के अंदर एन है, पर यूनिट टाइम। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग देखो, अगर पावर सेम है, अगर पावर सेम है, ऑब्वियसली सेम टाइम की बात की गई होगी, एच सेम होगा, तो यहां के अंदर बच्चों इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं कि ऐसे केस में एन इंटू न्यू की जो एन इंटू न्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा और न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा लैम्डा। तो यहां पर एन बाई लैम्डा का जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी जो ज्यादा अगर सेम पावर मेंटेन करना है रेड और ब्लू बल्ब के द्वारा तो नंबर ऑफ फोटान जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसे ज्यादा फोटान निकालना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर टाइम में। तो बेटा रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता सबको पता है ब्लू लाइट की तुलना में ज्यादा होता है, तो number of photons emitted from red bulb will be greater as compared to number of photon emitted from blue bulb, ऐसे सिंबल दिया है। तो इसके मैचिंग के लिए करेक्ट जो चॉइस होगा वो बेटा यहाँ के अंदर 3 होगा। ठीक है, आप ऐसे सोचो कि जो रेड बल्ब है वो रेड फोटान को निकाल रहा होगा, रेड वेवलेंथ वाले फोटान को निकाल रहा होगा, और जो ब्लू बल्ब है वो ब्लू के का जो भी वेवलेंथ है उस वेवलेंथ वाले फोटान को निकाल रहा होगा। तो ब्लू वाला जो बल्ब है वो ज्यादा एनर्जी वाले फोटान को निकाल रहा है और जो रेड वाला बल्ब है वो कम एनर्जी वाले फोटान को निकाल रहा है, जबकि पावर बराबर करना है। तो पावर बराबर मेंटेन करने के लिए जिसकी एनर्जी फोटान की कम है उसे संख्या में बढ़ना पड़ेगा, नंबर में बढ़ना पड़ेगा कि भैया आप ज्यादा निकलो तभी बराबर होगा। तो यहाँ पर रेड बल्ब का जो नंबर ऑफ फोटान होगा किसी पर्टिकुलर टाइम में वो ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू ब्लू। ओके, दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 says at what distance from a convex lens of focal length 30 centimeter an object should be placed so that the size of image in 1/4 of the object। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लेंस की बात हुई, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन के तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें मालूम हो और जिसमें हमें फोकल लेंथ मालूम हो, उसके लिए एक इक्वेशन यूज होता है एफ डिवाइडेड बाई एफ प्लस यू। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है इसमें जो बेटा सारी चीजें हैं एफ हो यू हो एम हो इन सब की वैल्यू आपको पूरे साइन कन्वेंशन के साथ रखना होता है। यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस जिसका कि फोकल लेंथ दिया 30 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाए ये हमसे पूछा है। आप इसलिए इधर ही कहीं रखेंगे कि उसका 1/4 मैग्निफिकेशन हो, 1/4 यानी छोटा इमेज बने।
छोटा इमेज बनेगा तो मुझे लगता है फोकल लेंथ पर अगर हम यहाँ पर बच्चों फोकल लेंथ पे रखेंगे तब तो इनफाइनाइट पे बन जाएगा, तो बड़ा बनेगा। यहाँ पर बच्चों अगर हमें छोटा इमेज बनाना है तो दूर करना पड़ेगा फोकल लेंथ। अगर हम 2f पर रखेंगे तो सेम साइज का बनेगा, 2f से भी ज्यादा, 2f से भी ज्यादा, इसका मतलब 30 प्लस 30 यानी 60 सेंटीमीटर से भी ज्यादा इसका आंसर आएगा। और एक ही ऑप्शन है, आप चाहो तो इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हो। अगर हम 2f पर रखते, ध्यान दीजिए, 2f पर रखते तो 2f पर रखने पर इमेज हमारा ऑब्जेक्ट के बराबर ही बनता, यानी मैग्निफिकेशन 1 होता, -1 होता बेसिकली। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर हमें और छोटा इमेज बनाना है तो ऑब्वियसली हम जो 2f होगा उससे ज्यादा यानी 60 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर रखेंगे, एक ही ऑप्शन है। अब यहाँ फार्मूले में रख लीजिए, मैग्निफिकेशन 1/4 है बेटा, यहाँ ये रियल इमेज बनाएगा। अगर ये वर्चुअल बनाता तो डायरेक्ट इमेज बनता, लेकिन ये रियल बनाएगा। अगर मैग्निफिकेशन 1/4 लाना छोटा इमेज तो ये रियल ही बनाएगा, तभी छोटा होगा। यहाँ का जो वर्चुअल इमेज होता है छोटा नहीं बल्कि बड़ा होता है, तो यहाँ हो गया -1/4, उल्टा बनेगा ये। फोकल लेंथ बेटा यहाँ के अंदर 30 हो गया, प्लस में होगा, और यहाँ पर ये हो गया 30। सपोज करिए u की वैल्यू हमें नहीं पता है कि u इधर है किधर है, अगर आप पहले से साइन रख देंगे तो केवल मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा आंसर में, पहले से नहीं रखेंगे तो साइन सहित मिलेगा। सपोज करो मैं नहीं जानता हूं, हम लोग नहीं जानते हैं, ऐसे रख दिया। यहां पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -30 माइनस ऑफ u इक्वल टू 120, ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह से बच्चों माइनस ऑफ u इक्वल टू हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू हो गया -150 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन जो है ये ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के लोकेशन को बता रहा है कि लेफ्ट में रखा गया होगा, तो u की वैल्यू बच्चों यहां पर हम लोगों ने निकाल लिया 150 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन से पहले ही फिल्टर हो चुका था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11, 11वां प्रश्न। कहा गया स्मॉल एंगल प्रिज्म जिसका की म्यू दिया है 1.62 गिव्स ये डेविएशन ऑफ 4.8 डिग्री। बहुत बढ़िया। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा? डेविएशन की वैल्यू बेटा स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए सिंपली एक इक्वेशन आपको याद होगा, म्यू -1 इंटू ये। ठीक है, यहां पर स्मॉल एंगल प्रिज्म, थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन का सिंपल सा फार्मूला है। डेविएशन को इन्होंने कहा है 4.8 डिग्री है। म्यू की वैल्यू इन्होंने कहा बेटा 1.62 है, -1 इंटू ये के जगह पर हमें क्या होना चाहिए ये पता करना है, एंगल ऑफ प्रिज्म पता करना। ऑब्वियसली कोई छोटा ही एंगल आएगा, सारे ऑप्शन छोटे ही है। ये की वैल्यू बेटा हमारे पास हो जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाई 0.62। इसको आप लिख सकते हो 480 डिवाइडेड बाई 62, 480 डिवाइडेड बाई 62। और यहां पर बच्चों इसको सॉल्व करिएगा बेटा, 8 के बहुत क्लोज आएगा, थोड़ा सा कम, 7.74 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, ऑप्शन 4 यहां के लिए करेक्ट चॉइस होगा। ओके, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो सवाल है, अगला जो क्वेश्चन है बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है डेंटिस्ट वांट ये स्मॉल मिरर फॉर दैट व्हेन प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रंट द टूथ। टूथ से बेटा जब 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मिरर को रखा जाता है, विल प्रोड्यूस 3 टाइम्स इरेक्ट इमेज। डेंटिस्ट अगर बेटा इमेज देखना चाहता है कि कैसा टूथ है, कहाँ पे कौन सी बीमारी है, तो ऑब्वियसली वो बड़ा देखना चाहेगा इमेज को। तो कह रहा है कि अगर वो टूथ से, दांत से अगर वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर मिरर को रखता है तो उसे 3 गुने साइज का यहाँ टूथ दिखाई पड़ रहा है, उसका इमेज दिखाई पड़ रहा है। व्हाट काइंड ऑफ मिरर मस्ट बी यूज्ड एंड व्हाट मस्ट इट्स फोकल लेंथ बी। मेरे प्यारे बच्चों देखो, एक ऐसा मिरर होना चाहिए जो कि मैग्नीफाइड इमेज बना पाए। ठीक है, एक ऐसा इमेज होना चाहिए जो कि मैग्नीफाइड इमेज बना पाए। और यहाँ पे
बच्चों अगर हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव को लेके सोचें, अगर मान लो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर अगर हम इसको लेके सोच रहे हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं, तो अगर हम यहाँ के लिए रियल, ये टूथ है मान लो, इसका रियल ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनाएगा। लेकिन ये जो वर्चुअल इमेज बनाता है, खास बात ये वर्चुअल बनाता है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बनाता है। लेकिन यहाँ तो हमें बड़ा इमेज बनाना है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको हम सोच रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट के साइज से भी छोटा इमेज बनाएगा और वर्चुअल बनाएगा अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो बेटा ये तो गया, ये तो होगा नहीं, यानी आंसर हमारा कॉन्केव होना चाहिए। कॉन्केव होना चाहिए इन द सेंस दो ऑप्शन यहाँ पर तुरंत फिल्टर हो गए, कॉन्वेक्स वाले नहीं हो सकते। हमसे कहा गया है व्हाट काइंड, दोनों में से आपको एक होना है। चलिए फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं बेटा। फोकल लेंथ ऐसे मिरर के लिए अगर कैलकुलेट करना तो मैग्निफिकेशंस के इसको लिंक करें। मिरर का फार्मूला होगा एफ डिवाइडेड बाई बेटा एफ माइनस ऑफ यू, मिरर वाले में यहाँ माइनस होता है। जो मैग्निफिकेशन हमें लाना है वो बेटा यहाँ पर हमको लाना 3 टाइम्स। तो कॉन्केव मिरर को लेकर अगर सोच रहे हो आप, कॉन्केव मिरर को लेके अगर सोच रहे हो और सोच रहे हो मैग्निफिकेशन हमें मिले, तो मैग्निफिकेशन पाने के लिए फोकल लेंथ के अंदर ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा और इस बार मैग्नीफाइड इमेज जो बनाएगा इधर ही कहीं बनेगा वो। मेरे प्यारे बच्चों, सब मिला जुला के ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। और फोकल लेंथ की जहां तक बात है, इसका फोकल लेंथ बच्चों निगेटिव में होता है। तो देखते हैं, हाँ निकालने का प्रयास करते हैं। मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स होना चाहिए, यहाँ +3 लिखेंगे क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, यहाँ डायरेक्ट इमेज बनेगा। ठीक है, इक्वल टू फोकल लेंथ यहां पर क्या होगा ये पता करना। सपोज हम नहीं जानते, अननोन है, कुछ नहीं हम जानते कौन सा मिरर होगा, ऐसे लिख दिया। माइनस ऑफ यू 2 सेंटीमीटर पर रखना, ऑब्वियसली इधर ही रखे होंगे, इंसिडेंट के अपोजिट चलेंगे बच्चों यहां से, तो यहां पोल से इंसिडेंट के अपोजिट चलेंगे, मींस निगेटिव में होगा माइनस ऑफ, एक बार फिर माइनस लगेगा -2। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये बेटा हमारे पास आ गया एफ डिवाइडेड बाई एफ प्लस ऑफ 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2f, माफ करिएगा 3f, और प्लस ऑफ यहां के अंदर हो जाएगा 6 इक्वल टू यहां के अंदर हो जाएगा f। सॉल्व किया बेटा, इसको इधर लेके जाएंगे, आ जाएगा 2f इक्वल टू -6, यानी फोकल लेंथ की वैल्यू यहां पर सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 3 और यहाँ -3 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए -3 सेंटीमीटर आया तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, माइनस में फोकल लेंथ अगर आ रहा है तो ये जो मिरर होगा ये कॉन्केव होगा, ये कॉन्वेक्स नहीं होगा। लॉजिकली पहले ही मैंने अलग कर दिया था, लेकिन यहाँ सॉल्व करने से भी ये बात पता चल गया। तो ऑप्शन के लिहाज से बेटा ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। चलिए हमारा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन बेटा, दिस इज आल्सो फ्रॉम ऑप्टिक्स। यहां पर एक देखिए लेंस बना के दिया है, ना तो ये इक्वी कॉन्वेक्स है ना तो इक्वी कॉन्केव है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। दोनों सरफेस यहाँ पर अगर इधर से मैं देखूं तो इधर से ये हमारे पास कैसा दिख रहा है, ये कॉन्वेक्स दिख रहा है और इधर से देखने पर ये कॉन्केव दिख रहा है। फिलहाल यहां पर इसका हमसे पूछा कि फोकल लेंथ क्या होगा। बच्चों सराउंडिंग में हवा ही मान के चलेंगे तो फोकल लेंथ का फार्मूला बनेगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए, जो जिस मटेरियल से लेके बनाया गया उसका म्यू दिया है 1.5, ऑब्वियसली ग्लास रहा होगा, यहाँ के अंदर 1.5 माइनस ऑफ 1, यहाँ पर हो गया 1/r1। पहला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, इंसिडेंट रे के एलॉन्ग ही हमें जाना है। C1 की दूरी यहां से देखें तो 10 है, तो +10 1/10 माइनस R2, यहाँ पर दूसरे सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी आपका 20 है, तो यहाँ पर ये भी प्लस में ही आएगा, 20 यहाँ के अंदर प्लस में आएगा, लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर निकालने का अगर हम लोग प्रयास करें बेटा तो कहानी कुछ ऐसे होगी।
ये हो जाएगा 1.5 मीन्स 1/2, 1/f इक्वल टू 1/2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों 1/10 यानी 2/20 माइनस 1/20, तो 1 बाई यहाँ के अंदर हो जाएगा 20 यानी 1/40, 1/f इक्वल टू 1/40 यानी कि f की वैल्यू बेटा आ गया 40 सेंटीमीटर। तो जो फोकल लेंथ यहाँ के अंदर आएगा वो 40 सेंटीमीटर होगा और पॉजिटिव में होगा बच्चों, यहाँ जो नेचर होगा वो कन्वर्जिंग होगा इसका। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल, अगला क्वेश्चन बच्चों यहां पे आ गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है मोनोक्रोमेटिक ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5 into 10 की पावर -7 मीटर इल्यूमिनेट्स पेयर ऑफ स्लिट 1 मिलीमीटर अपार्ट। ये बच्चों YDSC से हो गया सवाल, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। यहां पर कौन सा लाइट यूज किया गया? ग्रीन लाइट, जिसका की वेवलेंथ आपको बताया गया है 5 into 10 की पावर -7 मीटर है। बहुत अच्छा। हमसे कहा गया है पेयर ऑफ स्लिट यानी दो स्लिट हैं S1 S2 रहे होंगे, उनके बीच का सेपरेशन 1 मिलीमीटर है यानी स्मॉल d दिया है आपको। ठीक, सेपरेशन ऑफ टू नियरर ब्राइट लाइंस ऑन द इंटरफेरेंस पैटर्न। बच्चों ये दो स्लिट्स हैं, यहां पर स्क्रीन होगा, यहां से लाइट रे चल रही होगी, यहां से चल रही होगी, जगह जगह इंटरफेरेंस वगैरह मैक्सिमा मिनिमा बन रहा होगा। ये जो हम लोग इसको जनरली कंसीडर करते हैं वाली दूरी को स्मॉल डी, ये वाले को कैपिटल डी। दो ब्राइट लाइंस या दो डार्क लाइन के बीच का जो गैप होता है उसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ। तो बेसिकली यहाँ फ्रिंज विड्थ पूछा गया है, ओमेगा या बीटा कुछ बुक में लिखा होता है, जो भी सिंबल यूज कर लीजिए। इसका फार्मूला होगा लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। दो ब्राइटर लाइन के बीच का गैप मींस यहां पर हमसे फ्रिंज विड्थ पूछा गया है। लैम्डा के जगह पर बच्चों हम लोग लिख लेंगे 5 into 10 की पावर -7, कैपिटल डी 2 मीटर अवे, यहां पर 2 मीटर अवे, ये कैपिटल डी है, माफ करिए बेटा, यहां के अंदर ये हमारे पास कैपिटल डी है, यहां पर ये 2 मीटर है। हम इसके जगह पर लिख देते हैं 2 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, स्मॉल डी 1 मिलीमीटर है, तो यहां के अंदर हो गया 1 into 10 की पावर -3 मीटर। सॉल्व करेंगे बच्चों, सॉल्व करने पर इसका जो आंसर हमें मिलेगा, देखें क्या मीटर में आंसर अगर निकालेंगे कुछ ऐसे होगा, ये हो गया 10 इंटू 10 की पावर -7, -3 को ऊपर करेंगे इंटू 10 की पावर -4, दिस मच मीटर। ठीक है, यहां पर बच्चों इसका मतलब हो गया ओमेगा फ्रिंज विड्थ, दो ब्राइट या दो डार्क लाइन के बीच का जो सेपरेशन होगा हो गया 10 की पावर -3 मीटर। अगर मिलीमीटर में बनाएंगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 1 मिलीमीटर। तो यहाँ फ्रिंज विड्थ जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 मिलीमीटर and option in this way will be 3. Okay, this was the solution for the question number 14. Now let's enjoy question number next one. We have question number 15. Okay, कहा गया the first minima due to a single slit diffraction is at theta equal to 30 degree for a light of wavelength 5000 angstrom. दी विड्थ ऑफ दी स्लिट इज, स्लिट की विड्थ यहाँ के अंदर क्या होगी ये पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सिंगल स्लिट, यहाँ पर सिंगल स्लिट यानी फ्राउनहोफर वाला केस पूछा गया है। ऐसे केस में जो पाथ का डिफरेंस होता है, जब हम लोग डिराइव करते हैं तो पाथ का डिफरेंस आता है डी, डी को यहाँ पर हमने लिखा था ये समझाते वक्त साइन थीटा, यहाँ पर बच्चों ये होता पाथ का डिफरेंस। और अगर मिनिमा की बात है, मिनिमा की बात है और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में मिनिमा की बात है सिंगल स्लिट वाले केस में, तो यहाँ उल्टा हो जाता है। यहाँ मिनिमा के लिए होगा एन लैम्डा, उल्टा लिखते हैं, जो मैक्सिमा के लिए YDSC में था यहाँ मिनिमा के लिए हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उन्होंने हमसे कहा है कि सर आप बताइए स्लिट का विड्थ क्या रहा होगा, ये की वैल्यू पूछा है। यहाँ 30 डिग्री जिस पोजीशन की बात उन्होंने कहा है ये हमारा स्लिट रहा होगा बेटा, तो यहाँ कहीं ये स्लिट है। जिस पोजीशन पर उन्होंने देखिए एक रे इस किनारे से गया होगा, एक रे इस किनारे से गया होगा, एक बीचों बीच से लाइन चला देते हैं, ये वाले एंगल को उन्होंने 30 डिग्री दे दिया है। तो सब मिला जुला के
थीटा की जगह सीधे सीधे 30 रख देना है, n की जगह पर हो जाएगा 1, पहला मिनिमा 30 डिग्री पर मिला है, n की जगह 1 हो गया, और लैम्ब्डा की जगह हो गया 5000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10 की पावर माइनस आप 10 कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। और इस तरह से हमारे पास ये इंटू 1/2 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 7, ठीक बेटा। यहां के अंदर हमारे पास हो जाएगा ये इक्वल टू 5 2 जा 10 हो गया, यहां पर हो जाएगा 10, इसमें मल्टीप्लाई होके बना देगा 10 की पावर माइनस 6, और यहां चाहो तो 1 बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से बच्चों इतना हमारा मीटर में आंसर होगा, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में बनाएंगे तो सेंटीमीटर में ये आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर, ठीक। सेंटीमीटर में ही ऑप्शंस गिवन है, तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन 2, ओके। दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। हमारा अगला सवाल यहाँ पे आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कहा गया है एट व्हाट एंगल शुड an unpolarized light beam incident on a crystal of mu equal to square root 3 so that reflected beam is polarized, reflected beam polarized हो जाए, मतलब 100% polarized हो जाए। तो आपको पता है ब्रूस्टर्स लॉ अगर आपने कभी पढ़ा हो, तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे 100% पोलराइजेशन रिफ्लेक्टेड लाइट में हो जाता है उसको बच्चों एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं, या यहाँ पर बच्चों ब्रूस्टर्स एंगल कहा जाता है। ब्रूस्टर्स लॉ में यही होता है tan IP इक्वल टू म्यू, ठीक है। यही एंगल पूछा गया है जिसपे कि रिफ्लेक्टेड लाइट 100% पोलराइज हो जाए। पोलराइज का मतलब 100% ही मानेंगे, कुछ नहीं मेंशन है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास म्यू की वैल्यू tan IP, म्यू की वैल्यू हमको दिया स्क्वायर रूट 3, तो बड़ा सिंपल सवाल हो गया। IP यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा 60 डिग्री, इसका आंसर होगा 60 डिग्री, यानी ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, ओके। दिस is the solution for the question number 16. Now let's enjoy question number next one. We have another question here. This is theoretical one. कहा गया these rays lie in the upper frequency range of the electromagnetic spectrum. एक मतलब वो आपको गेस करने के लिए कह रहा है कि ऐसा कोई रे की हम बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अपर फ्रीक्वेंसी रेंज में है, जैसे गामा हो गया, जैसे एक्सरे हो गया, ठीक है, उस रेंज में है। तो यहाँ पर कहा गया द रेज आर प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। द रे आर, बेटा यहाँ के अंदर उन्होंने कई बातें मेंशन कर दिया, कहा ऐसे रे की हम बात कर रहे हैं जो यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन में निकलता है, और न्यूक्लियर रिएक्शन में गामा रे निकलता है, और इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज भी कंट्रोल्ड एक्सपोजर के जरिए करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो गया 2, ठीक है। बाकी एक्सरे इसका भी यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन ये न्यूक्लियर फिनोमिना से नहीं निकलता है, ये एटम के बाहर से निकलता है। ये एक्सरे का निकलना एटॉमिक फिनोमिना है, ना कि न्यूक्लियर फिनोमिना, ठीक, ओके बच्चों। This is the solution for the question number 17. Now let's enjoy question number next one. Now we have question number 18. क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारे पास अगला जो है 18 नंबर, देखते हैं क्या कह रहा है। इन ये सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट की बात करें, रेजिस्टेंस R इक्वल टू 10 ओम, रेजिस्टेंस उसके अंदर बेटा 10 ओम के बराबर है, और इंपीडेंस यहाँ पर 20 ओम के बराबर है। हमसे कह रहा फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। बच्चों अगर इसका फेजर डायग्राम बनाएं, मान लो VL VC से ज्यादा रहा हो तो VL माइनस VC यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर VR हो जाएगा, और यहीं पर I भी रहेगा। नेट वोल्टेज हमारा यहाँ कहीं होगा। नेट वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस अगर फाई है तो ऐसे केस में आपने पढ़ा होगा कॉस फाई की वैल्यू यहाँ से फेजर डायग्राम से निकालें तो आ जाएगा बच्चों यहाँ पर VR डिवाइडेड बाई V। VR I इंटू R, V का मतलब I इंटू Z,
तो आर बाई क्या हो गया जेड। मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू आपको दिया गया है 10 ओम, 10 ओम, और जेड की वैल्यू यहां पर दिया गया 20। इसका मतलब cos फाई इक्वल टू 1/2। अगर cos फाई बेटा 1/2 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फाई की वैल्यू रहा होगा वो 60 डिग्री रहा होगा। यानी नेट करंट और नेट वोल्टेज के बीच में जो फेज का डिफरेंस होगा वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। We have another question here, question number 19। यहां पर बच्चों इस सवाल में हमसे कहा गया है मैग्नेटिक फ्लक्स इन वेबर in a closed circuit of resistance 10 ohm varies with time t in second according to the equation this। कोई यहाँ के अंदर बच्चों क्लोज सर्किट है, उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, अलग अलग टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू अलग अलग यहाँ के अंदर मिलेगा। हमसे कहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट एट t इक्वल टू 0.25 सेकेंड। 0.25 सेकेंड पे जो यहाँ पे हमारा करंट का फ्लो होगा वो कितना होगा। तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगा बेटा हमारे पास मैग्नीट्यूड से मतलब रखते हैं डी फाई ओवर डी टी। यहाँ हो जाएगा डी डी टी ऑफ फाई, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ऐसे दिया 6 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ टी प्लस ऑफ 1। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो कि टाइम डिपेंडेंट होगा, बेटा मैं केवल मैग्नीट्यूड निकालने का प्रयास कर रहा हूं, यहां माइनस मैंने नहीं लिखा, जरूरत नहीं है। यहां पर ये हमारे पास हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ टी माइनस ऑफ 5 इंटू 1 प्लस 0। अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमसे पूछा है करंट कितना फ्लो होगा, करंट इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी कि ये हो गया 12 टाइम्स ऑफ टी माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। जो यहाँ रेजिस्टेंस हमको गिवन है उन्होंने कहा है 10 ओम, दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम। कौन से टाइम पे करंट पूछा है, उस टाइम पे जब टाइम की वैल्यू हो चुकी हो 0.25 यानी 1 सेकंड का 1/4 पार्ट जब बीता होगा उस समय हमसे पूछा गया कितना करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो एट टी इक्वल टू 0.25 सेकेंड। 0.25 सेकेंड पर यहां पर जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, ये बेटा हमारे पास हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ टी। टी के जगह पर हो गया 0.25 माइनस आप यहां के अंदर हो गया 5 माइनस आप यहां के अंदर हो गया 5 डिवाइडेड बाई 10, ऐसे हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर बच्चों ये हो गया, इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। 12 पचकैया 60, यहां पर कुछ इतना आ गया 3 माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ करंट की वैल्यू बच्चों हमारे पास हो जाएगी माइनस ऑफ 2/10, यानी कि यहाँ हालांकि निकालने पर माइनस आया, माइनस ऑफ यहाँ के अंदर आ जाएगा 2/10 यानी 0.2 एम्पियर का करंट यहाँ के अंदर चलेगा बच्चों। माइनस में आया क्योंकि माइनस मैंने पहले लगाया नहीं था, और वैसे भी माइनस में आने का क्या मतलब है, ऑप्शन यहाँ सारे पॉजिटिव में है तो केवल हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। इसके लिए जो करेक्ट चॉइस हो गया बच्चों वो हो गया ऑप्शन 4। ओके, ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। We have another question here, question number 20. This question is saying the current in a solenoid of 240 turns having a length of 12 centimeter and a radius of 2 centimeter changes at the rate of 0.8 ampere per second. Find the EMF induced। बेटा सोलेनॉइड एक इंडक्टर की तरह से यहाँ पर वर्क करता है। अगर हम किसी इंडक्टर में इंड्यूस्ड होने वाले वोल्टेज की बात करें तो ऐसे निकालते हैं एल डी आई ओवर डी टी। अब देखिए डी आई ओवर डी टी तो दिया है, एल कितना होता है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होती है म्यू नॉट म्यू आर। अब यहाँ कोई अंदर का मटेरियल तो दिया नहीं है तो एयर मान के चलेंगे, म्यू नॉट खाली लगाएंगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ये, और यहाँ पर हो जाएगा डी आई ओवर डी टी। ध्यान दीजिए
मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जो स्मॉल n लिखा है, ये स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सपोज करिए टोटल टर्न यहाँ के अंदर कैपिटल N हो जो कि दिया है, तो हम लोग ऐसे रख लेंगे v इक्वल टू म्यू नॉट, स्मॉल n की जगह हो जाएगा कैपिटल N बाई L, टोटल टर्न अपॉन टोटल लेंथ का स्क्वायर, और यहाँ के अंदर हो जाएगा L इंटू ये यहाँ एरिया है, तो एरिया की जगह आप लिख लो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा ये एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इंडक्टर का, पाई आर स्क्वायर। यहाँ के अंदर हो जाएगा इंटू डी आई ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यहाँ पर थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर आ गया यल, एक यल बच जाएगा, और यहाँ हो जाएगा डी आई और डी टी। सभी चीजों की वैल्यू आपको गिवन है। म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट ही आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ठीक, यन टोटल नंबर ऑफ टर्न आपको 240 दिया है, तो यहाँ पर हो गया बेटा 240 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। लेंथ आपको दिया गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर को आप लिख दीजिए 0.12 मीटर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई के जगह पर जो भी पाई की वैल्यू हो 3.14 लिख सकते हो, यहां पर बाद में लिख लेंगे। आर स्क्वायर जो रेडियस है सोलेनॉइड का, वो आपको दिया गया बेटा कितना दिया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 0.02 का स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में बना लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। यहां पर इंटू डी आई और डी टी 0.8 दिया है, 0.8 एम्पियर पर सेकेंड। बच्चों ये पूरा गुणा भाग करना है, सॉल्व करना है, आप लोग इसको करिएगा। इसका आंसर आप निकालोगे तो ये आएगा आपका 6 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट। यही आंसर आपको मिलेगा बच्चों, इसको करके आप लोग देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है a metallic rod complete its circuit as shown in the figure. The circuit is normal to the magnetic field B equal to 0.15 Tesla. If resistance of the circuit is 3 ohm, तो हमसे कहा गया फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ के अंदर क्या होगा बच्चों, जब रॉड को ऐसे चलाया जाएगा, इतने डायग्राम को मैं अलग कर लेता हूं आप सबको समझाने के लिए। ये हमारा डायग्राम है बेटा, इसको मैं इतने हिस्से को एक कॉपी और इसका बनाता हूं। पहले तो केवल डायग्राम को कट करके अलग करता हूं, ये वाला। इसको देखें, यहां पर बच्चों क्या होगा, जब इस मेटेलिक रॉड को मैं यहां चलाऊंगा, टच करता हुआ चल रहा होगा, तो इसमें मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा। जो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है मेटल रॉड के अंदर, ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां तो यहां निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगा, यहां पॉजिटिव, यहां पर एक मोशनल ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। इमेजिनरी बैटरी की तरह इसको कह सकते हैं काम करेगा। तो ये इस लूप के अंदर करंट भेजने लगेगा, यहां पर लूप इस तरह से लूप में करंट फ्लो होने लगेगा, और वही करंट रॉड में से भी होके जाएगा। और फिर हमें सोचना है, जब इस रॉड के अंदर करंट चलने लग जाएगा, कोई करंट कैरिंग रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा बेटा, वो किधर लगेगा, थंब को करंट के एलान। मैग्नेटिक फोर्स हमारा इधर कहीं ऐसे लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स बच्चों कहीं इस तरह से ऐसे लग रहा होगा। अगर हम ये चाह रहे हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से रॉड का मोशन कंटिन्यू रहे, देन हमें मैग्नेटिक फोर्स के बराबर फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। अब यहां पर बच्चों समझो जरा, जो ईएमएफ डेवलप होगा वो मोशनल ईएमएफ बी वी एल, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है सब। एल, बी और वी ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सिंपल सा ईएमएफ का इक्वेशन आ गया। ऐसे इस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा इस लूप में। आई की वैल्यू हो जाएगी ई बाई आर। ई की वैल्यू बेटा है बी वी एल डिवाइडेड बाई, यहां के लिए हो गया आर। ये हो गया हमारे पास इंड्यूस्ड करंट।
अब यहां जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, कह लीजिए उतना ही फोर्स हमें यहां लगाना पड़ेगा, तभी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन पॉसिबल हो पाएगा। दिस मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। यहां बी अंदर की तरफ है, यल ये लॉन्ग करंट लेना है, यहां पर बी और यल के बीच में एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एफएम की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा आई इन दी सेंस यहाँ के अंदर बी वी एल बाई आर इंटू बी एल, तो आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर वी इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटा यहाँ के लिए हमारे पास आ जाएगा आर। जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, वो हमारे पास आ जाएगा 0.15 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है, यहां पर 2 रख दिया, यहां पर बच्चों 2 रख दिया। यल स्क्वायर लेंथ जो यहां इस रॉड का है, देखते हैं कितना दिया है लेंथ यहां पर इस रॉड का, देखिए डायग्राम में 50 सेंटीमीटर दिया है। 50 सेंटीमीटर इन दी सेंस 1/2 मीटर, 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ, 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर। जो यहाँ रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हुआ है बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का है, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करके हमें आंसर इसका लाना है। जो यहां सॉल्व करने के बाद आएगा, आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, होगा 3.75 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, यही इसका करेक्ट चॉइस होगा बेटा। यहां के लिए हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन 1। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड टू रिड्यूस 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट। यहां पर बच्चों कोई ट्रांसफार्मर है, वो इनपुट यानी प्राइमरी साइड का वोल्टेज जो रहा होगा उसे 220 वोल्ट पर था, और वो आउटपुट यानी सेकेंडरी साइड पे ले जाके वो बना क्या दे रहा है, कितना बना दे रहा बेटा, यहाँ पे इनपुट पर हमने जो वोल्टेज दिया, आउटपुट पे जब पहुंचा तो बन गया 11 वोल्ट, काफी कम हो गया, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहा होगा। हमसे कहा प्राइमरी ड्राज ये करंट ऑफ 5 एम्पियर, प्राइमरी के अंदर जो करंट है वो बेटा 5 एम्पियर का है। कहा गया एंड दी सेकेंडरी 90 एम्पियर, यहां पर सेकेंडरी के अंदर करंट की वैल्यू आपको दिया है 90 एम्पियर के बराबर। हमसे कहा गया इफिशियंसी यहां क्या होगा, इफिशियंसी ट्रांसफार्मर की जो होगी बेटा, आउटपुट वोल्टेज Vs Is डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, इनपुट माफ करेगा आउटपुट पावर Vs Is डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। इनपुट पावर का मतलब यहां के अंदर हो जाएगा Vp Ip, परसेंटेज में अगर निकालना मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो Vs ये हो गया 11 और यहाँ Is ये हो गया बेटा 90 डिवाइडेड बाय Vp, जो प्राइमरी साइड इनपुट साइड में वोल्टेज है वो 220 का है। यहां पर बच्चों Ip ये हमारे पास 5 एम्पियर का है, मल्टीप्लाइड बाय कर लेते हैं 100, ठीक। यहां पर बच्चों 11 2 जा 22, यहाँ 20 आ गया, एक जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा, और 5 2 जा 10, ये दोनों मिलके एक 10 को यहाँ एक जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो इसका आंसर सीधे सीधे आ गया 90%। यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा वो हो गया ऑप्शन 4। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखें, कहा गया है ये मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m is laying in uniform magnetic field B. W1 is the work done in turning it from 0 degree to 60 degree, and W2 is the work done in turning it from 30 degree to 90 degree. कोई बेटा मैग्नेट है, जैसे बार मैग्नेट हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड में टर्न किया जा रहा है। जब उसको 0 से 60 डिग्री टर्न कराया गया है, तो जो वर्क डन हुआ है, अब इसलिए एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा रहा होगा, वो W1 है, और जब 30 to 90 टर्न कराया गया है तो वर्क डन W2 है। तो दोनों में रिलेशन पूछा क्या होगा बेटा, अगर किसी मैग्नेटिक डाइपोल को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में टर्न कराते हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सॉल्व करने पर फार्मूला ये बनता है, एम बी
पूरा सॉल्व करने पर फाइनल इक्वेशन ये आता है cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल, ऐसा कुछ करके आता है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, पहले केस में जो हमारे पास थीटा इनिशियल वो 0 डिग्री और थीटा फाइनल 60 डिग्री है। पहले केस में जो वर्क डन है वो W1 है, ये हो गया MB। cos थीटा इनिशियल की वैल्यू 0 डिग्री और थीटा फाइनल की वैल्यू 60 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों cos 0 मीन्स हो गया 1 और यहाँ cos 60 मीन्स हो गया 1/2। तो W1 की वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 टाइम्स ऑफ M इंटू बी। ये बच्चों मेरे पास आ गया वर्क डन का वैल्यू W1। ओके, इसी तरह से हम लोग W2 निकालेंगे दूसरे केस में। वर्क डन W2 है, यहां हो जाएगा MB cos थीटा इनिशियल। शुरुआत में जो हमारे पास यहाँ एंगल बाद वाला केस दिया 30 से 90 किया गया है, तो यहाँ हो गया cos 30 डिग्री माइनस हो गया cos 90 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर W2 इक्वल टू हमारे पास हो गया MB cos 30 के जगह पर हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 3/2 और cos 90 के जगह पर हो गया 0। ठीक, इस तरह से दूसरा वाला जो वर्क डन आएगा बेटा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 3/2 टाइम्स ऑफ M इंटू बी, ऐसे आ गया। इस तरह W1 अपॉन W2 का जो रेशियो होगा तो आपके पास आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ M इंटू बी डिवाइडेड बाई, यहां हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 3/2 टाइम्स ऑफ एम बी, यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर 3/2 टाइम्स ऑफ M इंटू बी। और इस तरह से बेटा एम बी कैंसिल और ये 2 कैंसिल, ये फाइनली हमारे पास आ गए 1/√3। और इस तरह से मैं देख पा रहा हूं W1/W2 इक्वल टू दिस मच हो गया। तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करें, W2 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 3 टाइम्स ऑफ W1। इस तरह से जो करेक्ट मैचिंग हमें दिख रहा बच्चों वो आ गया ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट मैचिंग फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। We have another question, question number 24। बेटा यहां पर हमसे कहा कि 2 wires with currents 2 ampere and 1 ampere are enclosed in a circular loop. Another wire with current 3 ampere is situated outside of the loop as shown। बहुत बढ़िया। The B dot dl around the loop बेटा यहां पर इंटीग्रेशन B डॉट dl अराउंड द लूप हमें निकालना है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेटेड है बेटा। दिस मच वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट एनक्लोज्ड विद इन द लूप। अब लूप के अंदर 2 करंट हैं, बंद हो रहे हैं, 2 एम्पियर और 1 एम्पियर, लेकिन दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग है। तो यहाँ बड़ा माइनस छोटा कर लेंगे, 2 - 1। अगर सेम डायरेक्शन होता दोनों को जोड़ लेते। यहाँ आउटर करंट से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर बच्चों ये वाला राइट हैंड साइड में ये वाला करंट इन्वॉल्व नहीं होगा। और इस तरह से बच्चों यहाँ पर क्लोज लाइन इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट, यानी राइट हैंड साइड में यहाँ पर म्यू नॉट आना है बेटा। यही हमारा सवाल है कि यहाँ के अंदर क्या आएगा। सिंपल सा आंसर है म्यू नॉट, ऑप्शन 1। ओके, दिस is the solution for the question number 24. Now let's enjoy question number next one. We have question number 25। देखें बेटा यहां पर एक ऐसे करके लूप बना है, देखें सब लोग। इस सवाल में एक बेटा लूप बना के दिया है। यहां से देखिए करंट ऐसे आ रहा है, फिर टर्न हुआ है, क्वार्टर सर्कल बनाया है, देन आगे ऐसे निकल गया है। यहां पर करंट आया है, क्वार्टर सर्कल में चला है, देन ऐसे निकल गया है। हमसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड की नेट वैल्यू ओ पॉइंट पर क्या होगा। तो वो पॉइंट पर बेटा देखो ध्यान से, इसकी वजह से यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि इसका एक कोलिनियर पोजीशन है। तो इसके वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां होना नहीं। इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये क्लॉकवाइज चलने का प्रयास कर रहा है। करंट क्लॉकवाइज यहां चल रहा है इस क्वार्टर लूप पे। मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाया जाएगा वो इनवर्ड होगा।
और ये देखिए वैसा ही उतना ही करंट है, उतना ही रेडियस है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये क्या होगा आउटवर्ड, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसके वजह से ये भी कोलिनियर, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो। तो आप क्या देख रहे हो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसके वजह से नॉन जीरो, इसके वजह से नॉन जीरो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। तो बेटा ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये इन सबका मिला जुला के मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। अब बचा केवल एक, ये वाला, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, एक एंड फाइनाइट हो, दूसरा एंड इनफाइनाइट हो, फाइनाइट एंड के जस्ट फ्रंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आपको पता है, होता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई फ्रंट इन फाइनाइट एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ के अंदर है स्मॉल आर, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। और इसकी डायरेक्शन अगर देखोगे तो इनवर्ड ही जा रहा है ऐसे। मेरे प्यारे बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, यहां पर इसका थर्ड आंसर हो गया, थर्ड ऑप्शन, ठीक। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखें इसमें क्या कह रहा है, कहा गया कैपेसिटी एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स आर रेस्पेक्टिवली C नॉट एंड W नॉट। जब बच्चों कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में एयर होता है, उस समय की बात वो कर रहा है कि उस पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पे जो उसकी कैपेसिटी है वो C नॉट है, और उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एनर्जी स्टोर होगा, उसको उन्होंने W नॉट बताया है। तो इस बात को समझें मेरे प्यारे बच्चों, शुरुआत में क्या होगा कि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में एयर है, ऐसे केस में इस पर कोई चार्ज रहा होगा, सपोज क्यू नॉट, यहाँ माइनस क्यू नॉट, इसकी कैपेसिटी अभी C नॉट है, और इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है जिसको कि यू नॉट कहते हैं वो W नॉट के बराबर दिया है। फिर सवाल में कहा गया है इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय ग्लास, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको बताया गया 5 हो। अगर बच्चों एयर की जगह पे ग्लास रख दिया जाए, यहाँ पर एयर जहां पे भरा हुआ है उसकी जगह पे ग्लास लगा दिया जाए, मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक ऐसे इंसर्ट कर दिया जाए, देन क्या होगा। सवाल है यहाँ के जगह पर जहां ये एयर भरा हुआ था उस जगह पे हर जगह ग्लास डाल दिया गया, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज करिए के है। कोई बैटरी के कनेक्शन होने की बात सवाल में नहीं कही गई है, तो बैटरी का कनेक्शन अगर नहीं है तो बेटा चार्ज की वैल्यू वही बना रहेगा। कैपेसिटी यहाँ के अंदर C नॉट जो था, अब उसकी वैल्यू यहाँ के अंदर हो जाएगा K इंटू C नॉट। मैंने आपको ऐसे समझाया था बेटा, कैपेसिटर की भूख तो बढ़ जाएगी, लेकिन हाँ और ज्यादा चार्ज ले पाने के लिए क्योंकि सोर्स उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए चार्ज की वैल्यू वही की वही उसके ऊपर बनी रहेगी। अगर क्यू नॉट पहले था तो क्यू नॉट अभी भी बना रहेगा। ऐसे केस में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो डिक्रीज कर जाता है। जो एनर्जी स्टोर्ड है अभी W नॉट था, अब जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो बेटा W नॉट बाई के हो जाएगा। इसको प्रमाणित भी कर सकते हैं, यहाँ के C नॉट, के की वैल्यू उन्होंने 5 दिया तो 5 टाइम्स ऑफ C नॉट हो गया, और ये बेटा W नॉट बाई 5 हो जाएगा। अगर इसको आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, फाइनल स्टेट में एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू, आप ये अप्लाई कर लो, हाफ टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। तो देखो बेटा Q के जगह पर Q नॉट ही रहेगा, लेकिन C के जगह पर कहानी बदल गई है, हाफ टाइम्स ऑफ Q नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई C के जगह पर K इंटू C नॉट। तो यहां पर बच्चों अगर इतने हिस्से को अलग करके देखोगे तो ये आपका है U नॉट, या इसी को W नॉट दिया गया था, W नॉट डिवाइडेड बाई K। इस हिसाब से यहां पर जो करेक्ट चॉइस हमारे पास बन के आ रहा है बच्चों, वो आपका हो जाएगा 5C नॉट एंड W नॉट बाई के, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। ये रहा बेटा हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ इतने कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, और इतने कैपेसिटर में बच्चों देखिए 30 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, और उन्होंने पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर क्या होगा।
तो ध्यान से देखें, समझें इस बात को। बेटा यहां पर इसके बाद जब हम निकलते हैं 36 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर इसके बाद निकलिए, तो ये यहां से देखिए बाईपास हो रहा है और इसका कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ पे है। तो इसके बीच में ये जो कैपेसिटर इतने इन्वॉल्व हुए, ध्यान दीजिए बेटा, इसके बीच में ये जो कैपेसिटर इन्वॉल्व हुए तो शॉर्ट हो गए, इनका कोई मतलब ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है? इनका कोई मतलब ही नहीं रहा बच्चों। अब हमें मतलब रहा कैपेसिटर नंबर 1 से, हमारा मतलब रहा कैपेसिटर नंबर 2 से, कैपेसिटर नंबर 3 से, चलो इसको मान लेते कैपेसिटर नंबर 4। इन कैपेसिटर की बात करेंगे। देखो बेटा, अगर हम एक 30 वोल्ट की बैटरी यहां एज्यूम करें जैसा कि यहां है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, कैपेसिटर नंबर 1 जो कि 6 माइक्रोफैराड का है, उसका एक प्लेट देखिए, एक प्लेट जो इसका है वो पॉजिटिव प्लेट से, ठीक है। इसका दूसरा जो प्लेट है बेटा वो कहीं और जाके ऐसे कनेक्ट हो रहा है। दूसरा जो प्लेट है ये मान लेते हैं, इस पॉइंट को कोई पॉइंट नाम दे देते हैं, जैसे इसको मैंने मान लिया, इस पॉइंट को बच्चे इसको कह दिया पॉइंट ए पर जाके एंड हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटर नंबर 2, ध्यान रहिए 6 माइक्रोफैराड वाला है। कैपेसिटर नंबर 2 का एक प्लेट, ये देखिए एक प्लेट यहां पर कनेक्टेड है, देखिए पॉइंट ये से, और कैपेसिटर नंबर 2 का दूसरा प्लेट कनेक्टेड है यहां पर। इसका मतलब कैपेसिटर नंबर 2 जो है ना बच्चों, इसका भी वही हालचाल है, ये 4 माइक्रोफैराड का है और इसका भी एक प्लेट बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से और एक प्लेट यहां पर पॉइंट ये से कनेक्टेड है। इसी तरह से आगे बढ़े, कैपेसिटर नंबर 3 ये वाला 8 माइक्रोफैराड वाला, इसका एक प्लेट देखिए यहां पॉजिटिव प्लेट से या पॉजिटिव पोटेंशियल साइड से, और इसका दूसरा प्लेट देखिए पॉइंट ये से। तो ये भी बच्चों यहां पर हमारा पॉइंट ये और यहां बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल के साइड में कनेक्टेड होगा। अब चलते हैं जो बचा, ये जो कैपेसिटर है 4 नंबर, इसका एक प्लेट ये से, इसका एक प्लेट बेटा ये से, और दूसरा प्लेट ये 36 माइक्रोफैराड का है, इसका दूसरा प्लेट बैटरी के निगेटिव प्लेट से ऐसे कनेक्टेड है। तो ये जो सर्किट अभी आपको दिख रहा था उसका रिड्यूस्ड फॉर्म ये होगा। अब आपको साफ साफ यहां दिख गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, साफ साफ ये बात यहां से यहां के अंदर दिख रहा होगा, ये दिख ये रहा होगा कि यहाँ पे ये जो सर्किट डायग्राम आपके सामने बन के आया, ध्यान रहे माइक्रोफैराड में सारे यूनिट हैं, माइक्रोफैराड माइक्रोफैराड, ये सारे यूनिट 8 माइक्रोफैराड का हो गया। यहां पर बच्चों ये 8 माइक्रोफैराड का हो गया और ये 36 माइक्रोफैराड का हो गया। देखिए अब अगर मैं इसको एक साथ देखूं, ये पूरे ग्रुप को बच्चों अगर मैं एक साथ देखूं तो ये सभी पैरेलल में है। 6, 4 और 8 का पैरेलल आप देखोगे, यहां पर बच्चों 6, 4 और 8 का पैरेलल देखोगे, यहां के अंदर 18 आ गया, ये पूरे सिस्टम का आ जाएगा 18 माइक्रोफैराड, और यहां पर बच्चों हमारे पास 36 माइक्रोफैराड है। जो चार्ज इस ग्रुप के पास होगा वही चार्ज इसके पास होगा, क्योंकि ये इसके सीरीज में है। तो दोनों पर पोटेंशियल का बंटवारा, यहां जैसे हम लोग लिखते हैं V इक्वल टू क्यू बाई सी, अगर मैं इसको एज ए ग्रुप देखूं और इसको देखूं तो ये दोनों सीरीज में है। ऐसे केस में दोनों पर चार्ज की वैल्यू सेम होएगा, और अगर चार्ज का वैल्यू सेम होगा तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होगा। यहां पर बच्चों क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी आ रही है, तो अगर मैं वोल्टेज का बंटवारा यहां के अंदर करके देखूं कि कैसे क्या होगा, मान लेते हैं बेटा यहां पर वोल्टेज इस ग्रुप पे V1 मिला हो, तो V1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, उल्टा होगा, पहले इसको लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाई ये वोल्टेज जो 30 वोल्ट यहां का है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक इसको मिलेगा एक इसको। यहां पर इनवर्स रेशियो में क्योंकि डिवाइड हो रहा, तो यहां का वोल्टेज अगर मैं निकाल रहा हूं तो पहला कैपेसिटी यहां का रखूंगा डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल का मतलब हो गया 36 प्लस ऑफ 18, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई टोटल वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया 30 वोल्ट है। बेटा यहां पर ये हो गया 36 डिवाइडेड बाई, यहां पर बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 54, यहां पर मल्टीप्लाइड बाई 30, इसको सॉल्व करेंगे,
18 से कट कर देते हैं बेटा, 18 से अगर इसको हम कट करेंगे 2 बार गया और यहाँ पर 3, इस तरह से बच्चों ये 10 हो गया, यहाँ पर आ गया 20 वोल्ट। ठीक है, 20 वोल्ट, इसका मतलब इस ग्रुप को 20 वोल्ट मिलेगा। अगर बेटा इस ग्रुप को 20 वोल्ट मिला है तो क्योंकि सारे ब्रांचेस पैरेलल में हैं तो 20 वोल्ट इसके पास भी होगा, 20 वोल्ट इसके पास भी होगा और 20 वोल्ट 8 माइक्रोफैराड के पास भी होगा। तो 8 माइक्रोफैराड के ऊपर जो वोल्टेज होगा 20 वोल्ट होगा, दो जगहों पे दिख रहा है, और उसके ऊपर जो चार्ज होगा 8 माइक्रोफैराड के ऊपर चार्ज पूछा है, वो हो जाएगा C इंटू वी, 8 इंटू वी, वी की वैल्यू 20, क्या आ जाएगा 160 माइक्रोकूलम। इस तरह से जो यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस बच्चों आया वो हो गया ऑप्शन सी, सी का मतलब यहाँ ऑप्शन 3। ओके, ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर हमारा अगला सवाल बच्चों यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे कह रहे हैं रेजिस्टेंस इन दी टू आर्म्स ऑफ ए मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज के दो आर्म हैं, उसके अंदर रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है 5 ओम, R ओम, L1 एंड 100 माइनस L1, ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिया है। कहा गया व्हेन द रेजिस्टेंस R इज शंटेड विथ इक्वल रेजिस्टेंस द न्यू बैलेंस पॉइंट इज एट 1.6 L1, रेजिस्टेंस R इज, यहां पर बच्चों न्यू बैलेंस पॉइंट मतलब पहला बैलेंस पॉइंट ये है जो दिखाया है। जब ये बैलेंसिंग का कंडीशन रहा होगा तो दिस बाय दिस 5/R ऐसे रहा होगा बेटा, 5 डिवाइडेड बाई R इक्वल टू रहा होगा L1 डिवाइडेड बाई L2 के जगह पर 100 माइनस L1, ऑब्वियसली सेंटीमीटर में होगा इसलिए 100 माइनस L1 किया गया है। देखिए ये हमारे पास आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस में ये कह रहा है कि इसको इक्वल रेजिस्टेंस से शंट कर दिया गया। शंट करने का मतलब उसी के पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देना। अब यहां पर फिर से बैलेंसिंग का कंडीशन लाते हैं तो यहां आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई दिस, अब R के पैरेलल में R आ गया तो यहां पर आ जाएगा R/2। ठीक है, यहां पर जहां R था वहां एक और कनेक्ट हो गया पैरेलल में तो ये बेटा आ जाएगा R/2। ओके, यहां पर बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। नया बैलेंस पॉइंट जो L1 था वो हो गया 1.6 टाइम्स ऑफ L1, ठीक है, डिवाइडेड बाई L1 की जगह 1.6 L1 हो गया तो यहां 100 माइनस L1 की बजाय 100 माइनस 1.6 टाइम्स ऑफ L1 ऐसे आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ये हमारे पास आ गया 10 डिवाइडेड बाई R इक्वल टू 1.6 L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1.6 L1 ऐसे कुछ आएगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम यहां पर इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ध्यान दीजिए, अगर इक्वेशन नंबर 1 को 2 से हम मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 10/R 10/R। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड 10/R 10/R सेम हो जाएंगे तो राइट हैंड साइड भी सेम होना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1 इक्वल टू 1.6 टाइम्स ऑफ L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1.6 टाइम्स ऑफ L1। बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहां पर देखेंगे L1 से कैंसिल हो गया और इस तरह से बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 200 माइनस 3.2 L1 इक्वल टू यहां के अंदर आ जाएगा बेटा 160 माइनस ऑफ यहां के अंदर हो जाएगा 1.6 L1। यहां पर इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 160 को उधर लेके आएंगे 40 हो जाएगा, 200 माइनस 160 मीन्स 40, 3.2 L1 माइनस 1.6 L1 यहां पर हो जाएगा 1.6 L1। तो L1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों यहां पर आ गया 40 डिवाइडेड बाई 1.6, ये हो गया 400 डिवाइडेड बाई 16। इसको आप सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, यहां पर 4 से कट कर दिया 100 हो गया, 25 आ गया, 25। इसका मतलब L1 हमारा 25 आ गया। अब L1 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख लो,
हमारा पहला इक्वेशन बना था 5 डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू बेटा यहां के अंदर आ रहा था L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1। अब L1 की वैल्यू अगर मैं 25 रख दूंगा तो यहां पे मिलेगा 25 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 25 यानी 75 1/3 आ गया। और इस तरह से बच्चों 5 बाई आर इक्वल टू 1/3 अगर है तो आर की वैल्यू बेटा कितना आ गया 15 ओम। तो यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा दैट विल बी 15 ओम। ओके ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखिए बेटा हमारा अगला क्वेश्चन यहां के अंदर कुछ ऐसे है, देख सकते हैं। कहा गया है 360 वाट 120 वोल्ट लाइट, ये लाइट पे लिखा होगा 60 वाट 120 वोल्ट। ध्यान दीजिए बेटा, लाइट बल्ब्स आर कनेक्टेड अक्रॉस 120 वोल्ट पावर सोर्स। यहां पर इसका पावर रेटिंग कंपनी ने लिख के दिया होगा ये कि अगर 120 वोल्ट का आपने इसको सिग्नल दिया तो 60 वाट का आउटपुट पावर देगा। लेकिन सोचना ये है क्या ये 120 वोल्ट पा रहा है? जवाब है नहीं। यहां पर बच्चों 120 वोल्ट ये नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? इसलिए नहीं पाएगा कि 120 वोल्ट आपने टोटल अप्लाई किया, उसका कुछ हिस्सा यहां आएगा, बाकी हिस्सा यहां जाएगा। दोनों में जो यहां होगा वही यहां होगा, यानी वोल्टेज डिवाइड हो गया। 120 वोल्ट नहीं पा रहा तो एक्सपेक्टेड पावर से कम पावर यहां पर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमसे कहा गया इफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब डज नॉट चेंज विथ करंट देन फाइंड आउट पावर डिलीवर्ड टू दी 3 बल्ब्स। पावर डिलीवर्ड 3 बल्ब को क्या होगा? तो एक काम करते हैं, कंपनी ने जब बल्ब को बनाया होगा तो ये सोचा होगा V स्क्वायर बाई आर इक्वल टू पी। तो यहां जिस भी पावर का बल्ब बनाना होगा उसका रेजिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट किया होगा V स्क्वायर बाई पी। अगर कंपनी ने ये चाहा कि 60 वाट का बल्ब बनाए रेटिंग के हिसाब से तो 120 वोल्ट की आवश्यकता वहां पर होगी। ऐसे इस हिसाब से बच्चों अगर मैं रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए जाता हूं कि उस बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस क्या रहा होगा तो 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 60। मेरे प्यारे बच्चों इसको कट करेंगे, ये 2 बार चला जाएगा और R की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 240 ओम। अब देखो ये R है, ये R है, ये R, क्योंकि तीनों बल्ब आइडेंटिकल हैं, तीनों के लिए एक ही रेटिंग दिया है, ऑब्वियसली तीनों के अंदर सेम रेजिस्टेंस रहा होगा। इन दोनों का पैरेलल R/2 प्लस R हो जाएगा यानी 3R/2। मेरे प्यारे बच्चों पावर की वैल्यू हमारे पास होगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, फाइनल आउटपुट पावर। तो जो हमने पूरे सिस्टम को, पूरे नेटवर्क को जो वोल्टेज दिया है 120 है, 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास आ रहा है वो है 3R/2। यहां के अंदर हो जाएगा बच्चों 3R के जगह पर 240/2, इसको ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, इसी को सॉल्व करके हमें आंसर निकाल लेना बेटा। ये 2 बार जाएगा 120 हो जाएगा, 120 का एक पावर यहां से खत्म हो गया, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 40 वाट। इसका मतलब टोटल आउटपुट पावर जो यहां होगा एक्चुअली वो तीनों का मिला के इतना पावर कंज्यूम होगा, खर्च होगा 40 वाट, ऑप्शन 3। ठीक है बेटा, ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर बच्चों 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है ये पोर्शन ऑफ द सम लार्ज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या फिर करंट इन द सर्टेन ब्रांचेज आर नोन एज शोन इन द फिगर। मेरे प्यारे बच्चों हमसे कहा गया वैल्यू ऑफ VA माइनस VC क्या होगा। तो इसके लिए जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको ये याद हो जाएगा मेरे नाम लेते ही, नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए ठीक है मैं वैसे बता दूंगा ढंग से। यहां पर बच्चों फिलहाल डॉक्टर झोला कॉन्सेप्ट जिसको मैंने बताया था वो यूज करेंगे। यहां पर वोल्टेज कितना है, सपोज करिए VA, यहां से चलना शुरू करेंगे, इसको कहते हैं किरचॉफ्स लॉ फॉर पार्ट ऑफ सर्किट। यहां से चलते हैं हिसाब करते हुए VA माइनस VC चाहिए। अब VC यहां तक पहुंचना है, यहां का वोल्टेज मान लो VC है,
तो यहां से जो चलेंगे तो हमारे पास VA करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो यहां पर बच्चों जो साइन कन्वेंशन आप पढ़े हो मन करे वही यूज करिएगा, रिजल्ट सेम आएगा। VA करंट के अपोजिट गए, पॉजिटिव लेंगे, वोल्टेज राइज में हम जा रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव, करंट मान के चलेंगे, पॉजिटिव टू निगेटिव आया होगा, यहां के अंदर हो जाएगा प्लस I। अब सवाल उठा यहाँ करंट कितना, 7 एम्पियर, 7 × 2, यहाँ ये बैटरी या सेल जो लगा उसके पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, प्लस यहाँ के अंदर बच्चों हो जाएगा 3 वोल्ट, फिर यहाँ भी पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5 वोल्ट, यहाँ पर बच्चों 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ से 3 एम्पियर का करंट आ रहा था, यहाँ से 2 एम्पियर का, ये दोनों मिलकर यहाँ बन गए होंगे 5 एम्पियर, यहाँ प्लस हो जाएगा 5 × 4, प्लस यहाँ के अंदर बच्चों हो गया 5 × 4 I × R, प्लस फिर हो जाएगा 4, यहाँ पर क्योंकि बैटरी के निगेटिव टू पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, यहाँ पर हो गया प्लस 4, यहाँ पर बच्चों प्लस हो जाएगा फिर से एक बार I × R के हिसाब से 3 × 10 इक्वल टू हो गया VC। अब देखें VA प्लस आप 14 प्लस आप 3 प्लस आप 5 प्लस आप 20 प्लस आप बेटा यहां के अंदर 4 हो जाएगा, प्लस आप 30 इक्वल टू VC। देखें इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा VA, सबको जोड़ने पर बच्चों हमें निकालना था VA माइनस VC क्या होगा, पूरा सॉल्व करके आप देखिएगा, जोड़ घटाना करना है कर लीजिएगा। VA माइनस VC की वैल्यू निकालने पर आ जाएगा -76 वोल्ट। ओके, यही इसका आंसर होगा बच्चों, और इसलिए इसका करेक्ट चॉइस जो होगा वो होगा ऑप्शन 2। ओके, ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे अगला सवाल हमारा ये भी सर्किट से है, नेटवर्क से है। हमसे कहा गया व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट ए एंड बी शोन इन द फिगर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ए और बी के बीच में कोई बैटरी लाके कनेक्ट करूं यहाँ पे, देन क्या होगा? ये वाला ब्रांच इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि ओपन है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इधर का हो जाएगा। ये वाला ब्रांच बेटा इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि ए और बी के बीच में मुझसे पूछा गया है। यहां पर ये तीनों पैरेलल में होंगे और तीनों का पैरेलल यहां पर आ जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3, 2/3 और 2 और 3 ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां बहुत आसान सी बात हो गई, 2 + 2/3 प्लस यहां के अंदर हो जाएगा 3, 2 + 2/3 + 3, बेटा यहां के अंदर हो जाएगा 5 + 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, 15 + 2 यानी 17 डिवाइडेड बाई 3 ओम, इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन यहां के लिए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो कुछ ऐसे कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is kept in uniform electric field E, एंगल बिटवीन P एंड E is 30 डिग्री। P और E के बीच में एंगल 30 डिग्री अगर हो, कैलकुलेट वर्क डन बाय फील्ड व्हेन एंगल इज इंक्रीज टू 60 डिग्री। यहां पर बच्चों किसी डाइपोल को अगर हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो वर्क डन की वैल्यू बाय एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास बच्चों आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो आएगा वो होगा निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालोगे तो ये हो जाएगा बच्चों, u के जगह पर -pe cos थीटा के हिसाब से रखोगे तो यहां पर आएगा -pe, पूरा सॉल्व करने पर आपको यही मिलेगा cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। ठीक है, ऐसे। और इस तरह से वर्क डन की वैल्यू जो हमारे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, अगर मेंशन ना होता तो मैं डेल्टा यू निकालता, लेकिन मेंशन है बाई फील्ड, तो यहां पर बाई फील्ड के लिए -डेल्टा यू निकालेंगे, ना कि डेल्टा यू। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हो गया -p cos थीटा इनिशियल, शुरुआत में जो एंगल है वो 30 डिग्री है, उसको इंक्रीज करके 60 डिग्री बनाया गया है। तो यहां पर 30 डिग्री cos 30 डिग्री
माइनस यहां के अंदर हो गया cos 60 डिग्री। cos 30 की वैल्यू बच्चों हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो यहां पर हो गया माइनस पीई स्क्वायर रूट 3/2 माइनस बच्चों 1/2। 1/2 को कॉमन कर लो और माइनस को अंदर भेज दो, तो फाइनल वर्क डन जो यहां आएगा बाई फील्ड वो बेटा हमारे पास आ जाएगा P इंटू ई बाई 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और माइनस को अंदर भेज देंगे तो आ जाएगा बेटा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, ऐसा कुछ। तो करेक्ट चॉइस यहां के लिए जो होगा वो होगा ऑप्शन 2। ध्यान रहे अगर यही बात मेंशन ना होता तो इसका आंसर पहला वाला होता, लेकिन बाई फील्ड कहा है इसलिए हम लोग यहां ऑप्शन 2 को कंसीडर करेंगे। ठीक, अगला सवाल देखते हैं बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन यहां पे आ गया, देखें ध्यान से। कहा गया टू पार्टिकल्स ऑफ मास m 2m विथ चार्ज 2q एंड 2q, यानी दोनों के ऊपर चार्ज बराबर है, इक्वल है। दोनों का मास देखिए अलग अलग है लेकिन दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम है। आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अलाउड टू मूव फॉर द सेम टाइम तक चलने दिया गया। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी, उनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा हमसे पूछा गया है। तो बच्चों देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जनरल इक्वेशन निकालें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को अगर आप छोड़ोगे तो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, जिसकी वजह से एक्सीलरेट होगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ऐसा कुछ होने वाला है। यहां सेम टाइम तक दोनों को छोड़ दिया गया तो दोनों के काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा हमसे पूछा गया। दो अलग अलग चार्ज हैं, चार्ज की वैल्यू बराबर है, दो अलग अलग बॉडी है, उनके मास अलग अलग है। तो बेटा पहले अगर v निकालने के लिए हम जाएंगे तो v की वैल्यू होगी u, पहले 0 रहा होगा, प्लस at, यहां v के जगह पर हो गया a इंटू टी। अब यहां देखो जो फोर्स बेटा यहां लग रहा होगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो यहां के अंदर होगा q इंटू ई के बराबर और यही इक्वल टू होगा m इंटू ए के बराबर। तो इस तरह से बेटा जो ये की वैल्यू हम लोगों के पास आएगा वो होगा क्यू ई बाई एम। ओके, एक जनरल एक्सप्रेशन बना रहे हैं यहां के लिए, इस तरह से ये हो जाएगा क्यू ई बाई एम इंटू टी। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा बेटा हाफ एम वी स्क्वायर के जगह पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। यहां पे एक एम यहां से कैंसिल हो गया। यहां पर बच्चों के की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गया क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई एम। अब देखो सबके ऊपर दोनों पार्टिकल के ऊपर चार्ज की वैल्यू जो भी है वो सेम है, दोनों के को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज किया गया है, सेम टाइम तक अलाउ किया जा रहा है। तो केवल और केवल अगर अंतर है तो मास का, तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास क्या होगा काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। काइनेटिक एनर्जी का अगर रेशियो देखने के लिए जाएं K1 बाई K2 क्या होगा तो ये हो जाएगा बेटा M2 बाई M1। M2 दूसरे का मास बेटा 2m है और पहले का मास m है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/1। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 2/1 यानी ऑप्शन नंबर 1। ओके, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34, ये देखें। कहा गया देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में बेटा कोई सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जस्ट कंसीडर मैं ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलांग ले रहा हूं, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा मैंने एक्स के अलांग लिया, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलांग एक्स एक्सिस है। यहां पर बच्चों मैंने दिखाने का आपको प्रयास किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखिए हमसे कहा गया है इफ वर्क डन ऑन मूविंग ए चार्ज 0.2 कूलम through a distance of 2 meter along a line making an angle 60 degree with the x axis is 4 joule,
यहां पर बच्चों अगर कोई चार्ज पार्टिकल लिया गया, ये चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा एक्स में है, एक्स एक्सिस से कुछ डिग्री का एंगल बनाते हुए, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और 2 मीटर तक मूव किया। ऐसे बच्चों ये चलते 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 2 मीटर तक गया होगा। ऐसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हर जगह होगा, ऐसे चला होगा। तो सवाल उठा इसको ले जाने के लिए, जब ये ऐसे चल रहा होगा तो हर पल इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। हर पल हर समय इसके ऊपर बेटा एक फोर्स लगाया गया होगा ऐसे, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। यहां पर बच्चों कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन यहां निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। वर्क डन की वैल्यू होता है एफ डॉट यस, आपको ये बात पता है, ये हो जाएगा एफ यस कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह कॉस 60 आ गया। यहां पे बच्चों हम लोग वैल्यूज रख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहां पर जो वर्क डन होगा, सवाल के अंदर ये लिख के दिया है कि वर्क डन की वैल्यू 4 जूल के बराबर है। अच्छा देखो, थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहां एफ की वैल्यू जो होगी बेटा, एफ की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू हो जाएगा Q इंटू ई, इंटू यहां के अंदर हो गया यस, इंटू कॉस 60 के जगह पर 1/2 लिख लिया। सवाल के हिसाब से वर्क डन की वैल्यू 4 जूल है। ओके, यहां पर Q जो चार्ज है बेटा, वो हमको बताया गया है कि 0.2 कूलम का है। दिस इज 0.2 कूलम। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हम लोग नहीं जानते हैं, वही पता करना है। जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हुआ होगा यहाँ पर 2 मीटर का इंटू 1/2 इक्वल टू बेटा हो गया 4, 2 कैंसिल हो गया। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 4/0.2 यानी कि 40/2, यानी कि बच्चों ये हो गया 20 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, दोनों बातें सही होंगी। तो करेक्ट चॉइस यहां पर अगर देखें तो हमारे लिए हो गया ऑप्शन 4। ओके, ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 है। हमसे कहा गया टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 आर चार्ज टू इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटा यहां पर स्फीयर्स हैं, मेटेलिक स्फीयर रहे होंगे, कंडक्टिंग स्फीयर मींस मेटेलिक स्फीयर। यहां पर ये 2 कंडक्टिंग स्फीयर ऐसे हैं, इनके सरफेस पर अगर इनको चार्ज कर दिया जाए तो पहली बात तो ये कि ये जो चार्ज हम इसको देंगे वो इसके सरफेस पर केवल रिजाइड करेगा, सरफेस के अंदर नहीं जाएगा। यहां पर सरफेस के कहीं भी आसपास जाके इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, इसका एक सिंपल सा वैल्यू मिलता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। किसी भी शेप का स्ट्रक्चर हो, मेटल हो, कंडक्टिंग हो, उसके सरफेस के आसपास जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहां चेक करें वहां सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। 3D कोई बॉडी हो, मेटेलिक हो, तो उसके सरफेस के आसपास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पर ये वाला इंटेंसिटी आर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर यहां पर सिग्मा की वैल्यू सेम है, जैसा कि उन्होंने लिखा है इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। 2 अलग अलग स्फीयर लिए जाएं और उनके ऊपर बेटा अगर सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, सिग्मा की वैल्यू सेम आए, तो ऐसे केस में इंटेंसिटी का रेशियो 1:1 ही बना रहेगा। और आपके सामने है ऑप्शन 4 इसका करेक्ट चॉइस होगा। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको सेक्शन ए का वीडियो सोल्यूशन भेज रहा हूं, इसमें अपना कंफ्यूजन आप दूर करिए। कोई प्रॉब्लम फिर भी है तो मुझको मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप पूछ लीजिएगा। और इसका अगला पार्ट जो सेक्शन बी है उसका वीडियो कल मैं कोशिश करूंगा टाइम निकाल के बना दूं और आपको सेंड कर दूं। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए,
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत को बच्चों कंटिन्यू रखिए, समय को जरा सा भी इधर-उधर बर्बाद मत करिए, उसको सही डायरेक्शन में यूज करिए, ठीक है? आपकी सफलता के लिए, आपके भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।